बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जिस स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2020-21 के लिए 18 क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नामों का ऐलान कर दिया। इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 6 फास्ट बॉलर्स को शामिल किया है जो कि टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में टीम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अगर इन 6 फास्ट बॉलर्स पर हम एक निगाह डालें तो ये 6 फास्ट बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी तीनों कैटेगरी में है, उस्मान खान शिनवारी, मोहम्मद अब्बास को B कैटेगरी में रखा गया है और फिर 3 फास्ट बॉलर्स जिनमें नसीम शाह, जिन्होंने आखिरी 2 टेस्ट मैचों में टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी में अहम किरदार अदा किया, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी रहे। हारिस रऊफ को इमर्जिंग कैटेगरी मिली और मोहम्मद हसनैन भी इस कैटेगरी का हिस्सा हैं। इन फास्ट बॉलर्स को रखा गया, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 तजुर्बेकार फास्ट बॉलर जो वर्ल्ड कप 2019 में आखिरी लम्हे पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल हुए थे, टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज और उनके साथ टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को न सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ से पहले टीम से बाहर किया, उसके बाद इन बॉलर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की जहमत भी गवारा नहीं की। आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर बात करेंगे टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की, जो 5 साल की पाबंदी के बाद 2016 में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापस आए, टेस्ट, वनडे, T20 क्रिकेट में टीम पाकिस्तान का परमानेंट पार्ट बने, लेकिन 2019 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट को खैर बात कहकर लगता है वो शॉट खेल दिया है जो कि आने वाले दिनों में उनके लिए तकलीफ़ का बायस बनेगा। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे, T20 क्रिकेट खेल रहे थे। 2016 में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापस आए और अगर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में आमिर की कारकर्दगी का अहाता किया जाए, खुलासा किया जाए, तो मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 एक रोज़ा मैच और 48 T20 मैच खेले हैं पाकिस्तान टीम के लिए और इंटरनेशनल करियर में इन 3 फॉर्मेट्स में आमिर की विकेटों का मजमुआ 259 है। 2016 में आमिर दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम की जानिब से खेलते हुए स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस पाए गए। सलमान बट, मोहम्मद आसिफ के साथ पाबंदी सलासल हुए, 5 साल की पाबंदी लगी और फिर 2010 में उन पर पाबंदी लगी थी और 2016 में वो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 5 साल की पाबंदी के बाद वापस आए तो उन्होंने क्रिकेट इंग्लैंड ही से शुरू की। और आमिर की अगर बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापसी के बाद कारकर्दगी का खुलासा किया जाए तो टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट था जहां उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। 5 साल की पाबंदी के बाद मोहम्मद आमिर ने 15 जनवरी 2016 में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वापसी की। उसके बाद क्रिकेट में जब आमिर की वापसी हुई तो उन्होंने 22 टेस्ट मैच खेले, 68 विकेटें वो हासिल करने में कामयाब रहे। बाएं हाथ के तेज़ बॉलर ने इस दौरान 46 एक रोज़ा मैच खेले टीम पाकिस्तान के लिए और 56 विकेटें उनके क्रेडिट पर रहीं। बाएं हाथ के तेज़ बॉलर ने 30 T20 मैचों में भी कौमी टीम की नुमाइंदगी की, 5 साल में कौमी टीम का हिस्सा रहे और 36 विकेटें उन्होंने इस दौरान अपने नाम की। लेकिन मोहम्मद आमिर ने 26 जुलाई 2019 को अपने एक वीडियो पैगाम में इस बात का खुलासा किया कि अब वो रेड बॉल क्रिकेट के साथ मज़ीद मुंसलिक नहीं रहना चाहते, वो अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो वाइट बॉल क्रिकेट से पाकिस्तान टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खेलने के ख्वाहिशमंद है। बदकिस्मती से या कुछ और क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से मैं टेस्ट क्रिकेट से जो है वो रिटायरमेंट दे रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो जो 5 साल का जो अब बदकिस्मती जो मैं कह रहा हूँ वो जो मेरा 5 साल का टाइम था जिसमें मैं क्रिकेट नहीं खेल सका, क्योंकि एक फ़ास्ट बॉलर के लिए आपको पता है कि बहुत मुश्किल होता है। 5 साल का गैप था, फिर आके बॉडी को रिकवर करना, ट्रेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने आते ही 3 साल लगातार क्रिकेट खेली जिसमें टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट, जहाँ पे मेरी बॉडी को रेस्ट भी नहीं मिला। उसमें मेरी बॉडी को फटीक भी आई, फिर इंजरीज इश्यूज़ आना शुरू हो गए, फिटनेस इश्यूज़ आना शुरू हो गए। तो आई थिंक मुझे लगा कि मुझे चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपकी परफॉर्मेंस हर फॉर्मेट पे अफेक्ट करती है। वो कभी टेस्ट क्रिकेट पे करती है, फिर कभी वाइट बॉल पे करती है और फिर डे बाय डे मैं कोई यंग तो नहीं हूँगा, ओल्डर ही हूँगा और फास्ट बॉलर का जो करियर है आपको पता है कि वो इतना लंबा होता नहीं है। तो मैंने अपनी फ़िटनेस को देखते हुए और सारी चीज़ों को देखते हुए आई थिंक मैंने चूज़ करना था कि मैं फ़ोकस करूं। तो मुझे जो लगा कि आई थिंक जो इस टाइम मेरी बॉडी रिक्वायरमेंट है वो आई थिंक मुझे वाइट बॉल पे फोकस करना चाहिए। तो इसलिए जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूं कि जिस फैसले पे मैं आज पहुंचा हूं कि मैं टेस्ट क्रिकेट को जो है ऑफिशियली उससे रिटायरमेंट ले रहा हूँ।
बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के तकाज़ों को देखते हुए, अपनी फ़िटनेस को मद्देनज़र रखते हुए मनसूबाबंदी की मुस्तक़बिल की बाएं हाथ के तेज़ बॉलर मोहम्मद आमिर ने, और उन्होंने अपने आप को लीग क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट के लिए टीम पाकिस्तान के लिए वक्फ़ करने का मुस्तक़बिल में फ़ैसला किया। लेकिन मोहम्मद आमिर ने यह फ़ैसला एक ऐसे वक्त पर किया जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए पर तुल रही थी। मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज दोनों ही दौरा ऑस्ट्रेलिया पर टीम पाकिस्तान के लिए दस्तयाब न रहे, जहां पाकिस्तान टीम के साथ उन्होंने 2016-17 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दौरा ऑस्ट्रेलिया में नुमाइंदगी की थी। लेकिन ये दोनों ही फास्ट बॉलर दौरा ऑस्ट्रेलिया में टीम पाकिस्तान का हिस्सा न रहे और पाकिस्तान टीम को दौरा ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त का एक और ज़ख्म सहना पड़ा। कुछ हलकों की जानिब से ये भी सवाल उठे कि बॉलिंग लाइनअप ना तजुर्बेकार थी। आमिर और वहाब रियाज को टीम ने बहुत ज़्यादा मिस किया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक ने भी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात का खुलासा किया कि अब सोचना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पॉलिसी बनानी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि खिलाड़ियों ने अपना फ़ैसला करना है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहल उनके सामने मौजूद है। जी बिल्कुल, इन लाइंस पे बहुत डीपली सोच रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी कोई पॉलिसी बनाएंगे इस पे, ताकि ये पाकिस्तान के लिए जो है आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। आप जिन लड़कों को इतना इन्वेस्ट करते हैं और जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि जब प्रेफरेंस मुल्क को देनी चाहिए, उस वक्त आप छोड़ के इधर उधर जाएं, तो मेरे ख्याल में ये कोई सही तरीका नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज आपके लगते हैं, आप उनको खिलाते हैं, बनाते हैं। तो आई थिंक वी नीड अ सर्टन पॉलिसी। मेक श्योर हमें करना चाहिए कि सबसे पहले अवेलेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए, मुल्क के लिए होनी चाहिए उन पर। सिर्फ हेड कोच, चीफ सेलेक्टर, बैटिंग कोच मिसबाउल हक ने ही इस हवाले से अपने लबों को जुम्बिश नहीं दी, बल्कि बॉलिंग कोच वक्कार यूनुस ने भी खासी बरहमी का इजहार किया। अचानक टेस्ट क्रिकेट से आमिर और वहाब की रिटायरमेंट पर अफसोस का इजहार करते हुए दिखाई दिए अपने वक्त के अजीम फास्ट बॉलर बुरे वाला एक्सप्रेस वक्कार यूनुस। दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम जब होम सीरीज़ में श्रीलंका के साथ खेल रही थी, जहां सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान को 3 T20 मैचों में 3-0 से नाकामी का ज़ख्म सहना पड़ा। तीनों मैचों में आमिर और वहाब रियाज टीम पाकिस्तान के लिए दस्तयाब थे। दौरा ऑस्ट्रेलिया के 3 T20 मैचों पर भी आमिर और वहाब को ले जाने का फैसला किया क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन जब बांग्लादेश की टीम न तजुर्बेकार नए खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान T20 सीरीज़ खेलने के लिए पहुंची, तो यहाँ हेड कोच चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक ने वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर को स्क्वाड का हिस्सा न बनाया, जिस पर सोशल मीडिया पर आमिर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए लिखा कि टीम में उनके ना होने की वजह टेस्ट क्रिकेट से अलग होना है। लेकिन बाद अज़ां मोहम्मद आमिर ने फ़ौरन ही सोशल मीडिया पर अपने इस पैगाम को डिलीट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर ने एक और गलती की। मोहम्मद आमिर, जिन्होंने 18 जून 2017 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जीत में अपनी बॉलिंग से अहम किरदार अदा किया था। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन की विकेटें हासिल करने वाले मोहम्मद आमिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मिसबाउल हक की जानिब से एक और कड़े फैसले का शिकार दिखाई दिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मिसबाउल हक ने जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया, तो ना तो उन्होंने इसमें वहाब रियाज को शामिल किया, ना तो इसमें उन्होंने मोहम्मद आमिर को जगह दी। और टेस्ट क्रिकेट से अलहदा होने पर, रिटायरमेंट का ऐलान करने पर ऐसा लगा कि दोनों ही फास्ट बॉलर्स की मुश्किलात बढ़ रही हैं। मुसलसल बोर्ड की जानिब से उनको फैसलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर 17 मई 2020 को जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कोच मिक्की आर्थर की सालगिरह थी, मोहम्मद आमिर ने सोशल मीडिया पर उनको सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए लिखा कि वो दुनिया के बेहतरीन कोच हैं। अब आमिर ने एक ऐसे मौके पर सोशल मीडिया पर मिक्की आर्थर को दुनिया का बेहतरीन कोच करार दिया है, उनके बारे में अपनी राय का इजहार किया है, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक हैं, पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मिसबाउल हक हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मिसबाउल हक हैं। तो क्या मोहम्मद आमिर ने एक और गलत शॉट खेला है? क्या मोहम्मद आमिर को अपने इस ट्वीट पर
वजाहत देनी होगी। अगर वजाहत ना देनी होगी तो दूसरे लफ्ज़ों में क्या उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा है कि मिकी आर्थर मिसबाह-उल हक से बेहतर कोच हैं? अगर ऐसा है, अगर ऐसा नहीं है तो मोहम्मद आमिर को अपने ट्वीट के हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों का न सिर्फ जवाब देना होगा, बल्कि अब उनका ऐसा लगता है कि आमना सामना पाकिस्तान टीम के हेड कोच चीफ सेलेक्टर मिसबाह-उल हक के साथ है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फैसलों की वजह से हदफ तनकीद बना हुआ है। बिलखुसूस डोमेस्टिक क्रिकेट में 6 टीमों के फार्मूले पर अब तक सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गुज़िश्ता सीज़न की तरह इस सीज़न में भी स्पॉन्सर न मिल सका और इस बार भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डोमेस्टिक सीज़न पर अरबों रुपए खर्च करना होंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से क्रिकेट के हलकों में इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि आला ओहदों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन लोगों का तकर्रुर कर रहा है उनके इश्तिहार आने से पहले ही उन लोगों का नाम क्रिकेट के हलकों में बाज़गश के तौर पर सुनाई देता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इश्तिहार देता है और उससे पहले ही उन लोगों के हवाले से ये तासुर मजबूत हो जाता है कि वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बनेंगे। ऐसा हो रहा है, ऐसा होता रहा है और ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से होता दिखाई दे रहा है। बतौर चेयरमैन पीसीबी सितंबर 2018 में ओहदा संभालने वाले एहसान मानी के आने के बाद आला ओहदों पर सामने आने वाले अफराद की तकर्रुरियों और इनके मुंतखब होने के तरीक़ेकार पर उठने वाले सवालात अब तवील होते जा रहे हैं। मीडिया में एक आम तासुर है, वो ये है कि पहले पीसीबी में अहम ओहदों के लिए मतलूबा शख्स का चुनाव होता है और उसके बाद उस शख्स के कवायफ को मद्देनजर रखते हुए इश्तिहार जारी किया जाता है। इस सिलसिले में पहली तकर्रुरी पीसीबी में बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान की शक्ल में मंजर-ए-आम पर आई। फिर आईसीसी में 13 साल खिदमात अंजाम देने वाले डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बरनी का तकर्रुर हुआ। इस्लामाबाद यूनाइटेड से माजी में मुंसलिक रहने वाले बाबर हमीद इसी अंदाज में पीसीबी में डायरेक्टर कमर्शियल के ओहदे पर तैनात हुए। पाकिस्तान सुपर लीग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शेब नवीद का तकर्रुर बाद में हुआ, पहले उनका नाम मीडिया में सामने आ गया। कौमी टीम के कोच और चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर बेक वक्त मौजूद साबिक टेस्ट कप्तान मिसबाह-उल हक इस सिलसिले की एक बड़ी मिसाल कहे जा सकते हैं, जिनका नाम पहले हर तरह से मीडिया में मशहूर हुआ। बादशाह पीसीबी ने उनके नाम का ऐलान किया। कौमी टीम के साबिक कोच वक़ार यूनुस इस मरतबा बतौर बॉलिंग कोच खिदमात अंजाम देने सामने आए, तो बोर्ड के ऐलान से कबल ही मीडिया में इस हवाले से इनके नाम का चर्चा हो रहा था। इस फहरिस्त में ताज़ा तरीन इजाफा कौमी अंडर-19 टीम के साबिक मैनेजर और कौमी सिलेक्शन कमेटी के कोऑर्डिनेटर साबिक टेस्ट क्रिकेटर नदीम खान हैं, जिन्हें डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर किया गया। क्या यह तासुर दुरुस्त है? क्या इस तरह की बातें जो इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम हैं दुरुस्त हैं? इस हवाले से हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कॉम समीउल हसन बरनी से अपने इसी प्रोग्राम में सवाल किया था। उन्होंने क्या जवाब दिया था, आइए आपको दिखाते हैं। मैं वही कर रहा हूँ, ऑब्लिगेशन मीडिया के ऊपर नहीं है कि वो उसको यूज़ करे। देखिए, स्मार्ट जर्नलिस्ट उसके अंदर से भी खबर निकालते हैं। दुनिया में इतना कुछ छप रहा है, मैं आई एम जस्ट अ कॉल अवे। खबर निकाल तो रहा है मीडिया, आपके अपॉइंटमेंट से पहले बता देते हैं कौन आने वाला है। ये तो आप बात की बात कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। समी आ रहा है या बाबर हामिद आ रहा है या हारून रशीद आ रहा है या जा रहा है, वो सब फैन से नहीं, फैन को चाहिए खबर भी निकाली। खबर आप क्रिकेट खबर भी निकाली। आप जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि जी अभी हम बता नहीं सकते आपको, हमने तो उस वक्त भी बता दिया कि बांग्लादेश की टीम आ रही है और स्प्लिट टूर हो रहा है। मेरी रात में उस दिन आपसे बात हुई थी और मैंने उस वक्त भी आपको ये कहा था कि देखें ये प्रपोजल्स हमने दिए हुए हैं और मैंने आपसे कहा कि सर ये हो गया। देखें, जब तक हम एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, आपने कहा खबर निकालने की बात, देखिए मैंने कहा खबर निकाल रहा है मीडिया। एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन वी विल नेवर पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जब तक चीज़ फाइनलाइज नहीं होगी हम उस वक्त तक कोई प्रीमेच्योर कमेंट नहीं करेंगे। आप उठा के देख लें हमारा इस केस के अंदर। बट यस, जब आपने मुझसे पूछा रात में 9:15 बजे, मैंने आपको बताया कि जी ये प्रपोजल यकीनी तौर पे हमने दिया हुआ। आपने कहा ये हो गया, मैंने कहा हो गया होगा, बट ये प्रपोजल हमने दिया, हमारे पास नहीं आया। रिस्पॉन्सिबल मैच्योर ऑर्गेनाइजेशंस इसी तरह काम करती हैं कि जब तक चीज़ मटेरियलाइज या फाइनल नहीं होती प्रीमेच्योरली कोई बात नहीं की जाती।
आप देख लें, जो भी हमने बात की क्या हमने डिलीवर नहीं किया? कोई एक चीज़ आप मुझे बता दें जो एहसान ने कमिट की हो या वसीम ने कमिट की हो, डिलीवर ना हुई हो। आप MCC देख लें, आप साउथ अफ्रीका का देख लें, आप बांग्लादेश की सीरीज़ देख लें, वो सीरीज़ जिसके बारे में लोग ऑलमोस्ट ये कह चुके थे कि शायद ये सीरीज़ नहीं हुई। आप श्रीलंका देख लें। ये वो डिलीवरेबल्स हैं जो आप मेजर करें और कंपेयर करें कि क्या हमने प्रीवियस डायरेक्शन, क्या इस बोट की ठीक है? देखिए, हर चीज़ ठीक नहीं होगी, इस इमीडिएटली ठीक नहीं हो, बट इज़ द डायरेक्शन राइट? आर वी डिलीवरिंग? जो हमने कमिटमेंट किए वो उन कमिटमेंट्स को हम ऑनर कर रहे हैं या नहीं कर रहे? या हमने जो प्रोमिसेस किए थे वो प्रोमिसेस हमने फुलफिल किए हैं या नहीं किए? ये तो कंपैरेटिव स्टडी आई थिंक आप जैसा सीनियर आदमी कर सकता है कि आप कंपेयर करें 18 में क्या हुआ था, आज क्या हुआ है। डायरेक्टर मीडियनकॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वजाहत दे रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बंदे का नाम पहले मंजर आम पर आता है, इश्तिहार बाद में दिया जाता है और फिर उसी बंदे का तकर्रुर हो जाने पर उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या उनके इस बारे में ख़यालात थे, वो आपने देखे। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक मैनेजर, साबिक कोच, साबिक चीफ सेलेक्टर मोइन खान के भाई नदीम खान, जो पाकिस्तान के लिए 2 टेस्ट मैच खेले, उनको डायरेक्टर एकेडमी एक मरबूत अमल से गुज़रने के बाद बकौल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस ओहदे के लिए मौका दिया है। लेकिन नदीम खान के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर एकेडमी बनने के साथ ही एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को भी कड़ी तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां से माजी में पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में अली नकवी, जो कि मौजूदा क्रिकेट कमेटी का हिस्सा हैं, यासिर अराफात, बाजीद खान, अजहर महमूद, जो पाकिस्तान टीम के साबिक बॉलिंग कोच रहे हैं, पाकिस्तान टीम के टेस्ट ऑलराउंडर सुहेल तनवीर के अलावा कई खिलाड़ी बैनुल अक़वामी क्रिकेट में खेलते हुए मिले। उनमें से एक बड़ा और अहम नाम पाकिस्तान टीम के मौजूदा ऑलराउंडर इमाद वसीम है। वहाँ पर जनाब एक काम हुआ है और वो ये है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2003 में बनने वाली डायमंड क्रिकेट एकेडमी को सील कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक मुश्तरका कार्रवाई की, जिसके नतीजे में डायमंड क्रिकेट एकेडमी को सील कर दिया गया। 2003 में डायमंड क्रिकेट एकेडमी का क़याम अमल में आया था। 2005 में उस वक्त के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया ने 2005 प्रोग्राम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 100 से ज़ायद ग्राउंड तामीर किए गए थे। इनमें एक डायमंड क्रिकेट एकेडमी भी शामिल है। डायमंड क्रिकेट एकेडमी इस्लामाबाद के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए क्रिकेट के एक खेल के एतबार से एक ऐसी एकेडमी थी जहाँ इस्लामाबाद क्रिकेट रीजन के लाखों रुपए खर्च हो चुके थे। इस एकेडमी में PCB के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन और पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर शकील शेख का कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता इन्हें नोटिस जारी किया गया है। पाकिस्तान भर के क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स ने इस इकदाम की भरपूर मजम्मत की है और कहा है कि डायमंड क्रिकेट एकेडमी को फौरन खोला जाए ताकि क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल हो सकें। उधर बहाली क्रिकेट तहरीक पर काम करने वाले मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइजर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस इकदाम की हर तरह से मजम्मत करते हैं और डायमंड क्रिकेट एकेडमी को खोलने की दरख्वास्त करते हैं। यही एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जुनैद अली शाह। कराची को पाकिस्तान क्रिकेट का हब कहा जाता है। एक ज़माना था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ज़्यादातर खिलाड़ियों की तादाद रोशनियों के शहर कराची से हुआ करती थी, लेकिन अब वक्त और हालात बदले हैं और आज वो वक्त है कि पाकिस्तान टीम में कराची के शाज़ो नादिर ही खिलाड़ी शामिल होते हैं। लेकिन इस शहर के क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र का, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र का किरदार हमेशा रहा है और आज भी ये एक मुसल्लमा हकीकत है। पाकिस्तान क्रिकेट में मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा रहे, सूबाई वज़ीर खेल रहे, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे, सदर रहे, उनके फ़र्जंद डॉक्टर जुनैद अली शाह इस वक्त कराची हॉकी एसोसिएशन के सदर हैं और क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जुनैद अली शाह, खुशामदीद कहेंगे आपको प्रोग्राम में। आपने हमारे लिए वक्त निकाला और रमज़ान क्रिकेट के हवाले से और रोशनियों का शहर कराची किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है।
लेकिन कोविड-19 ने इस रमज़ान क्रिकेट को भी जो है वो मुकम्मल ना होने दिया और पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 के सेमीफाइनल और फाइनल नहीं हुए और कोविड-19 की वजह से रमज़ान क्रिकेट भी इस बार मुनक्किद नहीं हो सकी और मुख्तलिफ़ शहरों से जो क्रिकेटर्स कराची आकर पूरा महीना यहाँ क़याम करते थे उनको ये मौका मैसर नहीं आ सका। बिल्कुल याया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि रमज़ान टूर्नामेंट जो है वो कई एक साल से हमारे यहाँ चल रहा था। कराची से इसकी शुरुआत हुई। आपको याद होगा कि रमज़ान सुपर कप के नाम से एक टूर्नामेंट होता था बख्तियारी यूथ सेंटर पे 25 ओवर्स का। वो मेहताब साहब थे, वो कराते थे। और फिर ये टूर्नामेंट जब असगर अली शाह स्टेडियम बना तो इसको असगर अली शाह स्टेडियम पे शिफ्ट किया और फिर कराची जिम खाना में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भी उस दिन वहाँ मौजूद था। कोई 25 साल पहले उधर भी 25 ओवर का टूर्नामेंट होता था। तो अराउंड 24 ईयर्स अगो वहाँ पे ये डिसीजन हुआ जिसमें शाह साहब ने कहा कि इसको 20 ओवर की क्रिकेट होना चाहिए। 25 की भी ज़्यादा है रमज़ान के हवाले से, क्योंकि लोग रोज़े में होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। तो उस पे फिर ये 20 ओवर की क्रिकेट शुरू हुई। उस वक्त कहीं दुनिया में 20 ओवर की क्रिकेट नहीं होती थी। दिस वाज द फर्स्ट एवर टाइम। और इस साल इत्तेफाक से हमारा 25वां साल था। हमारा बड़ा इरादा था कि इसको बड़े धूमधाम से मनाएंगे क्रिकेट को, लेकिन ज़ाहिर है ये कोरोना जैसे कि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की कोरोना की, दुनिया की कोरोना की नज़र हो गई हैं। तो इस तरह इस साल अनफॉर्चुनेटली रमज़ान टूर्नामेंट भी नहीं होगा। लेकिन आई एम श्योर कि जियो सुपर जो है वो पिछली रिकॉर्डिंग्स दिखा के कम से कम लोगों को उसकी याद ज़रूर ताज़ा रखेगा, ताकि नेक्स्ट ईयर जब हम 25वां टूर्नामेंट करें तो उसी धूमधाम से हो सके जिस तरह इस साल हमारा इरादा था। बिल्कुल ठीक है आपने डॉक्टर जुनैद अली शाह जियो सुपर की आपने बात की। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जिसने ग्रास रूट लेवल पर न सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर खेलों की तरवीज और तरक्की में, उनके फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह AO ट्रॉफ़ी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से भी जियो सुपर ने अपना किरदार अदा किया। और आज अगर ये एक तनावर दरख्त है, रमज़ान क्रिकेट एक तनावर दरख्त की शक्ल में सामने आई है, तो इसमें पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल का बड़ा हाथ है। लेकिन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 25वां साल था ये आपका, 25वां टूर्नामेंट था ये आपका जो नहीं हो सका। और लास्ट टाइम मुझे अच्छी तरह याद है कि जियो सुपर ने आपके टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल दिखाए थे। बिल्कुल। अच्छा, हम क्योंकि जियो सुपर के साथ कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था एज सच कि हम हर साल उनके साथ करेंगे, लेकिन जब भी हम आवाज़ करते थे तो जियो सुपर सबसे पहले आगे खड़ा होता था। और आपने भी देखा और सारी कौम ने देखा कि जियो सुपर स्पोर्ट्स को कवरेज करने में कितना एक्सपर्टीज़ रखता है, किस लेवल से उसको प्रोजेक्ट किया जाता था टूर्नामेंट को। और भी रमज़ान के 2-4 टूर्नामेंट्स जियो सुपर ने कवर किए और मतलब क्वालिटी वाइज किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है अगेन के 25वां टूर्नामेंट है। हमारा पूरा इरादा था कि इस साल दोबारा जियो सुपर इसको लाइव दिखाएगा। और मतलब इस चैनल के हवाले से मैं बताता चलूँ कि द रीज़न कि ये जो हमारा जो सिलसिला था ये टूटा था। कुछ साल हमने फिर बीच में नहीं दिखाया टूर्नामेंट और फिर हमने दोबारा लास्ट ईयर जियो सुपर के साथ मिलकर इस टूर्नामेंट को टेलीवाइज़ कराया। उसकी अहम रीज़न ये भी थी कि PCB के हवाले से जो उन्होंने इसके ऊपर, जो मैं शुरू से कहता हूँ, वो तो कहते हैं फ़ीस लेकिन हम कहते हैं फ़ाइन। तो उन्होंने कहा था कि अगर के 5 लाख रुपए की आप फ़ाइन भरें तो इसको नॉन टेलीवाइज़ करा सकते हैं, और अगर 15 लाख रुपए हमें दें फ़ाइन, जिसको मैं फ़ाइन कहता हूँ वो फ़ीस कहते हैं, अगर 15 लाख रुपए दें तो आप फिर इसको लाइव टेलीकास्ट करा सकते हैं। तो आपको भी पता है और तमाम जो लोग क्रिकेट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं इस लेवल की क्रिकेट को, क्योंकि हमारी क्लब लेवल की क्रिकेट है ये, कॉर्पोरेट, ये कोई बैंक्स और इसमें कोई बड़ी टीमें नहीं होती हैं, क्लब की टीम्स होती हैं, पूरे पाकिस्तान से हिस्सा लेती हैं, कोयटा से, पेशावर से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, सारे पाकिस्तान से क्लब लेवल की टीम्स आती हैं। तो एक लिमिट है जितना हम उस पर चार्ज कर सकते हैं क्लब्स को। और फिर जाहिर है कि अगर 15 लाख रुपए इसकी फ़ीस भरनी पड़ जाए तो फिर वो फिर अफोर्डेबिलिटी के दायरे कार में नहीं आता। और फिर हमने ये तल्ख डिसीजंस लिए कुछ साल के, इसको हम टेलीवाइज़ नहीं कराएंगे। लेकिन चूँकि इस साल 25वां टूर्नामेंट था इसलिए पूरा इरादा था इसको लाइव टेलीकास्ट कराने का और PCB को भी 15 लाख देने का। उम्मीद तो हम रखते हैं कि PCB किसी न किसी दिन ये मान लेगा कि इस टूर्नामेंट में जो है वो ज़्यादा कमाई का चक्कर नहीं होता है, ये ज़्यादा स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए कराए जाते हैं।
रमज़ान क्रिकेट और कराची हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, मरहूम के फ़र्जंद डॉक्टर जुनैद अली शाह। डॉक्टर साहब, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, अभी आप बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रमज़ान टूर्नामेंट के लिए 5 लाख रुपए फ़ीस रखी और वो टूर्नामेंट जो कि बराह रास्त टेलीविज़न पर दिखाए जाते हैं उनकी फ़ीस 15 लाख रुपए कर दी। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बड़ा ख़तो ख़िताबत कर रहे थे, बड़ी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे और ये जो 15 लाख पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मांग रहा था टीवी पर टूर्नामेंट दिखाने के और 5 लाख रुपए उन टूर्नामेंट की फ़ीस जो कि रमज़ान में कराची में मुनक्किद हो रहे थे, आपने इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भत्ते की शक्ल में ले रहा है। क्या अब भी आप इस बात पर कायम हैं? बिल्कुल, मैंने इसको भत्ते का लफ्ज़ भी दिया था और एक्चुअली उस ज़माने में नजम सेठी साहब पीसीबी के चेयरपर्सन थे और वो उस वक्त अगर कि मुझे सही से याद है तो इंग्लैंड में एक सीरीज़ चल रही थी जिसके सिलसिले में वो लंदन में उस वक्त थे और मेरी उनसे फ़ोन पे भी बात हुई थी, रब्ता भी हुआ था और उन्होंने ये वादा किया था कि नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि हमने उनको ऑडिटेड अपने अकाउंट्स भेजे थे इस टूर्नामेंट के हवाले से, तो उन्होंने बिल्कुल वो अकाउंट्स देखे थे और कहा था कि इसमें ज़रा भी कमर्शियल एलिमेंट नहीं है और कुछ नहीं तो आपकी जेब से ही इस पर ख़र्च हो जाता है, जो नेचुरल सी बात है। अगर उसको आपने लाइव कराना टूर्नामेंट को तो उस पर उसके अपने ख़र्चे भी बढ़ जाते हैं टूर्नामेंट के। तो उन्होंने बिल्कुल वादा किया था कि नेक्स्ट ईयर जो हम इसको दोबारा रिव्यू करेंगे। हारून रशीद साहब उस पर ज़्यादा खुश नहीं थे, वो उनको खुश करना मुश्किल होता है, हालांकि ख़ुद उन्होंने ये क्रिकेट खेली है और इसी टूर्नामेंट से एक्चुअली वो हमारे क्लब के मेंबर थे हारून रशीद व्हेन ही वाज अ टेस्ट क्रिकेटर। तो जो उनका क्लब था वो एओ क्रिकेट क्लब था। ये भी हिस्टोरिक बात है, आपको इस बहाने मैंने बता दी। लेकिन उन्होंने बिल्कुल वादा किया था नजम सेठी ने कि नेक्स्ट ईयर ये चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन फिर वो ही चले गए और एक नए पीसीबी के चेयरमैन आ गए और हारून रशीद वहीं बैठे रह गए। तो अनफॉर्चुनेटली फिर सारे डिसीजंस हारून भाई ने लेने थे और उन्होंने तो ये फ़ैसला कर ही लिया था कि ये जो चार्ज है 15 लाख का भत्ता है, फ़ाइन है, जो भी इसको कह लें, ये हम लगाएंगे। तो अब देखते हैं मानी साहब नेक्स्ट ईयर क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जो क्लब लेवल के टूर्नामेंट्स हैं कम से कम, और भी टूर्नामेंट्स हैं, नाज़माबाद जिमखाना का टूर्नामेंट है, राशिद लतीफ़ का टूर्नामेंट है, बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं, ये नए नाज़माबाद वाला टूर्नामेंट है, ये सब क्लब लेवल के टूर्नामेंट्स हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि कम से कम क्लब लेवल टूर्नामेंट्स के लिए ये थोड़ा सा इसको वेव करेंगे इस फ़ी को। डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब, आप एक डॉक्टर भी हैं और कुछ अर्से पहले जब आप हमारे शो में आए थे तो आपने कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना वायरस के बाद जो खाली मैदानों में नेशनल स्टेडियम कराची व कदाफ़ी स्टेडियम में मैच कराया वो नहीं कराना चाहिए था। अब जब रमज़ान टूर्नामेंट नहीं हो रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है, तो एक डॉक्टर की हैसियत से क्या आप इस फैसले को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, मैं क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और आजकल ये कोरोना की जंग में थोड़ा सा आगे भी नज़र आ रहा हूँ फ्रंट लाइंस पे, तो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इस साल टूर्नामेंट्स नहीं होने चाहिए जब तक ये कोरोना सेटल नहीं हो जाता, क्योंकि कोरोना का जैसा कि आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया पे भी देख रहे हैं, चैनल्स पे देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे देख रहे हैं कि कोरोना का जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तो ये मसला हल नहीं होगा। ये तो एक नेचुरल सी बात है। तो अब हम किसी स्टेडियम के अंदर अगर प्लेयर्स को भर दें, या अगर हम ये भी कह दें कि सिर्फ अभी पीसीबी ने आईसीसी से शायद रिक्वेस्ट डाली पिछले दिनों कि आप स्पेक्टेटर्स को इजाज़त नहीं दें, लेकिन आप जो है वो टीवी पे दिखाने, लेकिन उसमें भी देखें ना, बॉल हाथ से एक्सचेंज होती है और अगर कोई एक भी उसमें पेशेंट है, पॉजिटिव है, तो वो आराम से उन प्लेयर्स को भी फैला सकता। तो मेरे ख्याल से तो मुनासिब बात है कि इस साल किसी भी किस्म की क्रिकेट क्या कि कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब ओलंपिक्स जैसी चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं तो फिर ये तो बहुत छोटा इवेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि इस तरह की क्रिकेट जो क्लब लेवल की क्रिकेट है, यही वो एक्सपोजर पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि मैंने ख़ुद क्रिकेट खेली है और मैं उस वक्त हम लोग जब हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना होता था तो हम हमेशा क्लब लेवल की क्रिकेट का सहारा लेते थे। तो ये अशद ज़रूरी है क्रिकेट, और इसको आम दिनों में, कोरोना फ्री डेज़ में, तो इसको ज़बरदस्त प्रमोशन और ज़बरदस्त सरपरस्ती की ज़रूरत होती है। हम अपने से पूरी कोशिश करते हैं कि रमज़ान टूर्नामेंट जैसे टूर्नामेंट से हम क्लब क्रिकेट को कम से कम आबाद रखें। डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब, आप सपोर्ट कर रहे हैं कि ठीक किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेहतर एहसन इक़दाम था कि रमज़ान टूर्नामेंट नहीं हुआ, लेकिन स्कोरर्स, ऑफिशल्स, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स, उसके अलावा ग्राउंड मैन
वो तो मुतासिर हुए हैं ना इस फैसले से, रमज़ान क्रिकेट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से भी, और ये तो उन ऑर्गेनाइज़र्स की ज़िम्मेदारी है मेरे ख़्याल से जो साल साल ये टूर्नामेंट्स कराते रहें, उनकी डेफिनेटली ज़िम्मेदारी बनती है। ज़्यादातर टूर्नामेंट्स में स्पॉन्सर्स भी ऑन बोर्ड होते हैं, तो मेरे ख़्याल से हम सारे जितने ऑर्गेनाइज़र्स हैं इस तरह के टूर्नामेंट्स के, और हमें ये बात अच्छी तरह से पता है, इसीलिए हम पीसीबी को बार बार परस्यू करते थे कि हम पे ये फ़ाइन ना लगाया जाए हर साल का, क्योंकि हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि इस क्रिकेट की वजह से, जैसा कि आपने अभी कहा कि स्कोरर्स हैं और प्लेयर्स हैं, मैच ऑफिशल्स हैं, ग्राउंडमैन हैं, पानी डालने वाला बंदा है घास पे, तो बहुत सारे लोग जो हैं उससे मुतासिर हो जाएंगे अगर के ये टूर्नामेंट्स नहीं हुए इस साल, जो कि नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी ऑर्गेनाइज़र्स की कि हम किसी न किसी तरह इनको सपोर्ट करें, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें, अपने ग्राउंडमैन को सपोर्ट करें। मेरे ख्याल ग्राउंडमैन तो हमारे ग्राउंड पे तो एज़ नॉर्मल हमने उनको ना निकाला है, ना हमने उनकी तनख्वाहें रोकी हैं, तो वो तो एज़ नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इशू जो है वो प्लेयर्स और स्कोरर्स और अंपायर्स इन लोगों का होगा। लेकिन मेरे ख्याल हमारे जैसे ऑर्गेनाइज़र्स को चाहिए कि उन्हीं स्पॉन्सर्स को दोबारा अप्रोच करें, अगर के जैसे भी हो सकता है, ज़कात है, खैरात है, जैसे भी हो सकता है, इन लोगों को लूप में लाएं और डेफिनेटली इन प्लेयर्स की भी सपोर्ट करें। डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब, असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम नाइट क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की माजी में डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से एक ऐसा सेंटर रहा है जहाँ पर मुकाबले मुनक़्क़िद होते रहे हैं, और जिस तरह आपने कहा कि मुख्तलिफ़ क्रिकेट ग्राउंड्स के स्टाफ को मुश्किल सूरत हाल का सामना है, लेकिन आपने अपने लोगों को लुक आफ्टर किया है। लेकिन आम तासुर यह है कि मरहूम डॉक्टर अली शाह मरहूम की मौजूदगी में जिस अंदाज़ में एक्टिविटीज़ होती थी असगर अली शाह क्रिकेट ग्राउंड पर, या नाइट टूर्नामेंट होते थे, अब वो मयार नहीं रहा। आप इत्तेफाक करेंगे इस बात से? देखें, हर चीज़ के पीछे कुछ वजूहात होती हैं, और ये टूर्नामेंट जब हमारे यहाँ होता था शाह साहब के ज़माने में, तो फिर ये वाहिद ही टूर्नामेंट होता था उस लेवल का। एक चैनल था, एक टूर्नामेंट था, हर साल यही होता था कि ये आपका टूर्नामेंट जो है वो जियो सुपर लाइव कराएगा। तो उसके बाद से मेरे ख्याल 13, 14, 15 में दूसरे टूर्नामेंट्स ने भी जन्म लिया, और फिर अब आप देख ही रहे हैं कि पूरे शहर में और अब पाकिस्तान में, बाकी पाकिस्तान में भी ये टूर्नामेंट्स जो हैं वो अब होने लगे। जैसे कि लाहौर है, फैसलाबाद है, इसमें भी अब रमज़ान क्रिकेट आ गई है। तो ये मेरे ख्याल से क्योंकि डाइवर्सिफाई हो गया, बहुत सारे इस तरह के सच टूर्नामेंट्स अब होना शुरू हो गए, तो इसलिए थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़र्स के लिए, प्लेयर्स के लिए, अंपायर्स के लिए, टीवी चैनल वालों के लिए ऑप्शंस अब बहुत सारी आ गई हैं, तो उसको उस लेवल पे ज़िंदा रखना जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसी लेवल का टूर्नामेंट हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि शाह साहब ने एक टूर्नामेंट लास्ट जो कराया था, जो बड़ा कामयाबी उसमें हुई थी, जिसमें अफ़गानिस्तान की टीम फाइनल जीती थी। उसके बाद आप देखें क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर पीसीबी ने इस पे भी शर्त लगा दी कि आप फ़ॉरेन टीम नहीं ले सकते। हालांकि हमारा पूरा इरादा था, हमारी तो विनिंग टीम थी वो लास्ट ईयर की, हमारा पूरा इरादा था कि हम दोबारा अफ़गानिस्तान को बुलाएंगे, अगर अपनी जेब से बुलाना पड़े तो भी बुलाएंगे। लेकिन फिर पीसीबी ने शर्त लगा दी कि आप इंटरनेशनल स्कोरर नहीं बुला सकते, आप इंटरनेशनल कमेंटेटर नहीं बुला सकते, जैसा कि हमारे यहाँ बांग्लादेश से और मुल्कों से कमेंटेटर्स आते थे। तो इसी तरह पीसीबी ने हमें इजाज़त नहीं दी कि आप फ़ॉरेन टीम आएगी तो उसकी सिक्योरिटी और सारी चीज़ें जो हमारी ज़िम्मेदारी हो जाएगी, इसलिए आप अफ़गानिस्तान जैसी टीमों को नहीं बुला सकते। तो इस तरह जो है इन टूर्नामेंट्स की वैल्यू गिरती है जैसा जैसे टाइम गुजरता है। लेकिन वही मैंने शुरू में कहा कि हमें खुद चाहिए, पीसीबी को खुद चाहिए कि इन टूर्नामेंट्स की ऐसे ही सरपरस्ती करें। अब तो हम उनको फ़ीस भी देते हैं, ऐसे ही सरपरस्ती करें जैसे वो अपने टूर्नामेंट्स की करते हैं, और इसको कामयाब करने की, कामयाब बनाएं इन टूर्नामेंट्स को। चलें, ये तो आपके टूर्नामेंट के हवाले से बात होगी, रमज़ान क्रिकेट के हवाले से बात हो गई। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं पाकिस्तान में, और अवैस शाह जो इंग्लैंड के लिए बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेले हैं, वो आपके असगर अली शाह क्रिकेट ग्राउंड पर आपके साथ खेले हैं, पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले हैं। ये जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू हो रही है 6 टीमों का कॉन्सेप्ट के हवाले से, और गुज़िश्ता साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको मुतारिफ़ कराया, लेकिन अभी तक बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने से बहुत सारे खिलाड़ी बेरोज़गार हो गए, उनके घरों के चूल्हे बुझ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लास्ट ईयर भी स्पॉन्सर नहीं मिला था, इस साल भी स्पॉन्सर नहीं मिला। तो ये नया फ़र्स्ट क्लास सीज़न एक
फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की हैसियत से आपको नहीं लगता कि बोर्ड के ख़जाने पर बोझ बन जाएगा? एब्सोल्युटली, मैं उसी सफ़ में शामिल हूँ जिसने पहले दिन से बहुत शोर किया, और ये सारी चीज़ें एक्चुअली रेगुलेटेड होती हैं टॉप से। तो इसमें हमारे पीसीबी के चेयरमैन अगेन हारून रशीद जैसे लोग जो अच्छी बड़ी सीट्स पे बैठे थे, जो मशवरा देते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जाके कि ये जो है वो स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया का। और मैंने पहले दिन से कहा है कि ये चीज़ें तो आबादी पर कैपिटा पॉपुलेशन से कैलकुलेट होती हैं। आप ऑस्ट्रेलिया जैसी क्रिकेट वो स्ट्रक्चर यहाँ लाएं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में सिर्फ 6 टीमें होंगी, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी और ऑस्ट्रेलिया की आबादी में कई करोड़ लोगों का फ़र्क है। तो इसी तरह से कई 100 टीमों का फ़र्क भी होना चाहिए। मैंने उस वक्त कैलकुलेट किया था कि अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को पाकिस्तान में डुप्लिकेट करना है तो फिर हमें कम से कम 62 टीम्स चाहिए आबादी के हिसाब से पाकिस्तान में। आपने तो सिर्फ 6 टीमें बना दी। 6 टीमों में कितने प्लेयर्स की बारी आएगी, 6 टीमों से क्या पूल बनेगा बड़ा प्लेयर्स का। तो ये आने वाले वक्तों में हमें मुश्किलात का सामना इस तरह पेश होगा कि हमारे पास इनफ पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं होगा। वही 10, 12, 15 लड़के होंगे, उन्हीं में से एक टीम बन जाया करेगी, और फिर जब वो रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे तो फिर हम कंफ्यूज घूम रहे होंगे कि अब कहाँ से प्लेयर्स लाएँ हमने। तो आबादी के हिसाब से प्लेयर्स होते हैं ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी का लफ्ज़ पूरी दुनिया में अब लिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का कोई ज़्यादा उसको ख़ास लिफ्ट नहीं कराई जाती, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर आपने देनी है तो आपने पाकिस्तान में टीमें दोबारा बढ़ानी होंगी। सिर्फ 6 टीमों पे इतने सारे लोगों का कैरियर, इतने सारे लोगों की रोज़गार इससे बंधी हुई होती है, और आप कह दें कि सिर्फ 5-6 टीमें होंगी पूरे पाकिस्तान में, तो मैं समझता हूँ बहुत ही नाइंसाफ़ी है। डॉक्टर जुनैद अली शाह, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से दुनिया को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। दुनिया में एहतियाती तदाबीर के हवाले से नए SOPs मुरतब हुए। अब बॉल टैंपरिंग को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो लीगल करने के बारे में सोच रही है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मैं भी कल ये देख के तो मेरे चेहरे पे भी कल मुस्कुराहट आ गई थी कि कहाँ के हमने इतने लोगों को जो है वो अल्लाह का एक निज़ाम है, कहाँ हमने इतने लोगों को बेइज्जत किया था बॉल टैंपरिंग पे। शाहिद आफरीदी, मुझे याद है वो एक दफ़ा उन्होंने बॉल चबा ली थी गलती से सेब की तरह, तो उन पे काफ़ी महीनों तक हम लोग तनकीद करते रहे, जो कि सही भी थी उस ज़माने में। लेकिन अब काफ़ी अजीब सी बात है कि अब ICC बॉल टेम्परिंग की इजाज़त देगा, और वो मेरे ख्याल इसीलिए कि जब आपने जैसा कि वजह फरमाया कि जब थूक नहीं लगाएंगे तो बॉल चमकेगी कैसे, चमकेगी नहीं तो स्विंग कैसे होगी, फास्ट बॉलर का तो मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल वो इसीलिए बॉल टेम्परिंग को इजाज़त देने का सोच रहे हैं, ताकि एक तरफ से बॉल जो है ज़्यादा रफ़ हो जाए। अगर दूसरी तरफ से आप उसको इतना शाइन नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी उसकी जो अपोजिट साइड है, बेसिकली फास्ट बॉलिंग का ये फ़िलॉसफी है कि एक साइड को रफ़ रखें और एक साइड को शाइन रखें, तो बॉल स्विंग एयर में अच्छा होता है वेट की वजह से। तो मेरे ख्याल से इसीलिए बॉल टेम्परिंग की इजाज़त दी जा रही है, ताकि दोनों साइड्स में थोड़ा सा फ़र्क रहे। बेसिकली तो आपने वो डिफरेंस क्रिएट करना है क्रिकेट की बॉल में कि एक साइड थोड़ी अलग हो और दूसरी साइड उससे मुख्तलिफ हो। हम लोग कैसे करते थे, हम लोग थूक लगा के शाइन करते थे, रब करते थे उसको, तो एक साइड जो थी वो थोड़ी डिफरेंट रहती थी दूसरी। अगर अब उसकी इजाज़त नहीं है तो आपको कोई नया तरीका ढूंढना है दोनों साइड्स में फ़र्क रखने का, और वो है बॉल टेम्परिंग अनफॉर्चुनेटली। तो जी मैं ये देख भी रहा हूँ और देख के मुस्कुराता भी हूँ जब मैं देखता हूँ कि ICC अब इजाज़त देगा बॉल को कुरचने का। डॉक्टर जुनैद अली शाह साहब, आप हड्डियों के डॉक्टर नहीं हैं, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नहीं है साबिक, आप क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र नहीं हैं, आप कराची हॉकी एसोसिएशन के सरबराह भी हैं। तो क्या कुछ चल रहा है इस कोविड-19 पेंडेमिक में? हॉकी के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? लड़के अच्छे जमा हुए हैं कराची में कुछ हॉकी के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली ये अब कोरोना भी आ गया, लेकिन अभी हमारी टीम पाकिस्तान के टूर पे गई थी, और ये डार एकेडमी से और बाकी पाकिस्तान की भी सारी पेशावर की टीम्स और कोयटा की टीम्स आई हुई थी, तो उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही हमारी कराची हॉकी एसोसिएशन की टीम की। एंड में तो उन्होंने डार एकेडमी से 2 में 1 मैच हारे, 1 मैच ड्रॉ किया और फिर 1 मैच हराया भी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की पुरानी एस्टैब्लिश एकेडमीज़ को टफ़ टाइम दे के आई है कराची हॉकी एसोसिएशन की टीम, तो ज़रूर कोई ना कोई बेहतरी आ रही होगी। अनफॉर्चुनेट है कि अब ये कोरोना आ गया तो हॉकी भी
भी रुक गई है, लेकिन अब हम प्रमोट कर रहे हैं मीडिया के ज़रिए, प्रमोट कर रहे हैं कि घर में किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, घर में किस तरह से फ़िट रहना है। तो इसमें कुछ हमारे कोचेज़ हजरात हैं, वो भी वीडियोस बना के और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे कि स्काइप और इन तरह के टूल्स को यूज़ करके घर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आई थिंक कि कराची का अच्छा फ्यूचर है। ज़रूर पिछले दिनों PHF से पिछले सालों से बहुत सालों से ये चक्कर वैसे चला आ रहा है कि कभी दोस्ती हो जाती है, कभी झगड़ा हो जाता है, लेकिन फॉर्चुनेटली अब PHF ने भी ये बात रियलाइज़ की कि कराची हॉकी एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है और डेफिनेटली उसका अब रिज़ल्ट भी नज़र आ रहा है। पाकिस्तान कैंप में भी कुछ कराची के लड़के अब शिरकत कर लेते हैं। तो दोबारा से मेरे ख्याल से इस पर लाइट डाली गई है और देखा गया कि कराची एक अच्छा परफॉर्मर है तो उसकी सरपरस्ती की जाए। ये मैं तो कभी भी हक में नहीं हूँ कि बोगस एसोसिएशंस, क्योंकि आप कितनी बना लेंगे और जितने ये पैरेलल क्लब्स और जितनी ये पैरेलल एसोसिएशंस बनती जाएंगी उतना प्लेयर का नुकसान होता है, क्योंकि एंड में प्लेयर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी एसोसिएशन से खेलना है, कौन से क्लब से खेलना है, और फिर ये बातें शुरू हो जाती हैं कि आप फलां क्लब के लड़के हैं, आप डिमका क्लब के लड़के हैं तो आपकी बारी नहीं आएगी। तो ये सब नेगेटिव चीज़ें स्पोर्ट्स में तो कम से कम इसकी गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जुनैद अली शाह, कराची हॉकी एसोसिएशन के सरबराह और मारूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र, और इसके साथ कराची में मारूफ नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट डॉक्टर मोहम्मद अली शाह एओ ट्रॉफ़ी को इस वक्त मौका नहीं मिल सका। 25वां टूर्नामेंट उसका होता, और इस हवाले से डॉक्टर जुनैद अली शाह जो कि मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के फ़र्जंद हैं, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और एक कदीम और जाना माना टूर्नामेंट है डॉक्टर मोहम्मद अली शाह एओ ट्रॉफ़ी रमज़ान टूर्नामेंट, जो कि 25वां साल इस बार कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से नहीं मुकम्मल कर सका। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप एक बार फिर देख सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।